कहाँ तक हुआ था? अच्छा, नॉन मेटल चल रहा है ना। कार्बन को पढ़ने वाली है ना। सिलिकॉन के बारे में पढ़ लिए थे। आइए समझते हैं कार्बन को। कार्बन परमाणु संख्या तो पता ही है कि 6 होता है और द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 12 होता है। तो कार्बन जिसका परमाणु संख्या 6 है और द्रव्यमान संख्या 12 है, बाकी आवर्त 2 में है, वर्ग 14 में है। इतनी क्लासिफिकेशन आप देख ही रहे हैं। तो जो कार्बन का जो पेरियोडिक क्लासिफिकेशन है उसको याद रखना है कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, द्रव्यमान संख्या 12 है। और द्रव्यमान संख्या 12 का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग कितना है? 12 है। इसके साथ हमें यह भी याद रखना कि परमाणु द्रव्यमान भी कितना है? 12 mu है। और ये हमारे वर्ग 14 में है, आवर्त सारणी के वर्ग 14 में है और आवर्त 2 में है कार्बन। यह था कार्बन का क्लासिफिकेशन। कार्बन को इस पृथ्वी का अद्वितीय तत्व कहा जाता है, या इस ब्रह्मांड का हम अद्वितीय तत्व कहते हैं। अद्वितीय तत्व, अद्वितीय शब्द का आप मीनिंग समझ रहे हैं ना, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं। तो अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है और 118 तत्वों में जो कार्बन है वो अद्वितीय तत्व है, इसके जैसा कोई और दूसरा नहीं है। और कार्बन अगर अद्वितीय तत्व है तो क्यों है? तो इसका तो सबसे बड़ा कारण है कि जितने यौगिक कार्बन बना सकता है, जितना कंपाउंड कार्बन बना सकता है, उतना कंपाउंड कोई और तत्व नहीं बना सकता। कार्बन इतने अधिक यौगिक का निर्माण कर सकता है जो कोई और तत्व कर ही नहीं सकता है। एक कारण यह है इसको अद्वितीय कहने का। दूसरा कि कोई भी जैव अणु हो, कोई भी जैव अणु हो, जैव अणु यानी कि बायोमोलिकुल्स, जैव अणु मतलब बायोमोलिकुल्स कहते हैं इसको हिंदी में, अंग्रेजी में बायोमोलिकुल्स। और जैव अणु का मतलब क्या हुआ? जैव अणु का मतलब वे अणु जिनसे निर्मित होते हैं जीवित शरीर। अब ये जानते हैं कि जीवित शरीर के निर्माण में कार्बोहाइड्रेट भाग लेते हैं, जीवित शरीर के निर्माण में कार्बोहाइड्रेट भाग लेते हैं, जीवित शरीर के निर्माण में प्रोटीन भाग लेते हैं, जीवित शरीर के निर्माण में वसा भाग लेते हैं, जीवित शरीर के निर्माण में डीएनए तथा आरएनए जैसे न्यूक्लिक एसिड की भी आवश्यकता है कि नहीं है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, डीएनए, आरएनए, इन सबको हम बायोमोलिकुल्स कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। जीवित कोशिकाओं के निर्माण में जिन अणुओं की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं, उसे जैव अणु कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैव अणु है, प्रोटीन जैव अणु है, वसा जैव अणु है, डीएनए तथा आरएनए जैव अणु है। और कोई भी जैव अणु हो, इसके अतिरिक्त भी अन्य कई जैव अणु है, जैसे एंजाइम भी एक प्रकार का जैव अणु है, हार्मोन भी एक प्रकार का जैव अणु है। कोई भी जैव अणु हो उसका एक अनिवार्य कंपोनेंट, एक एसेंशियल कंपोनेंट है कौन? कार्बन। अगर कार्बन के परमाणु ना रहे तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण संभव नहीं है, प्रोटीन का निर्माण संभव नहीं है, वसा का निर्माण संभव नहीं है, डीएनए आरएनए का निर्माण संभव नहीं है। और अगर इतने
जैव अणु अगर कार्बन के बिना बन ही नहीं सकते हैं, तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 118 तत्वों में अगर सिर्फ कार्बन को पर्यावरण से हटा दिया जाए तो सभी सजीवों का अस्तित्व इस पृथ्वी पर से मिट जाएगा। तो कार्बन, केवल कार्बन को अगर हम तत्वों की श्रेणी से निकाल दे तो एक भी जीवित सजीव इस पृथ्वी पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी जीवित सजीव है या कोई भी सजीव है तो वह कोशिकाओं से बना होगा, और कोशिकाओं को बनने के लिए इतने जैव अणु की अनिवार्य आवश्यकता होती है, और कोई भी जैव अणु कार्बन परमाणुओं के बिना, कार्बन के बिना बन ही नहीं सकता। कार्बन के बिना न तो हार्मोन का निर्माण संभव है, न एंजाइम का निर्माण संभव है, न डीएनए आरएनए जैसे न्यूक्लिक एसिड का निर्माण संभव है। एक भी जैव अणु कार्बन परमाणुओं के बिना नहीं बन सकता है। तो कार्बन जो है वह अद्वितीय तत्व है, और क्यों अद्वितीय तत्व है, इसके दो मुख्य कारण है। पहला कि जितने अधिक यौगिकों का निर्माण कार्बन कर सकता है, जितने अधिक यौगिकों का निर्माण कार्बन कर सकता है, उतने अधिक यौगिकों का निर्माण कोई और तत्व नहीं कर सकता। और दूसरा सबसे बड़ा कारण अद्वितीय तत्व कहने का कि जैव अणु जितने भी हैं सबका अनिवार्य घटक है कार्बन। कार्बन के बिना हम जीवित सजीव की इस पृथ्वी पर कल्पना ही नहीं कर सकते। अब इन दो कारणों से हम कार्बन को अद्वितीय तत्व कह दिए, लेकिन कार्बन की जो स्थिति है दोस्तों, कि हमारे जिंदगी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहां पर कार्बन की आवश्यकता नहीं है। मानव जिंदगी का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो कार्बन के बगैर पूरी हो रही है। इसका हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। आप जानते हैं कि हम जो भोजन करते हैं वो भोजन का जो अवयव है एक होता है, कौन होता है? कार्बन होता है। हम भोजन करते हैं, भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा यही सब न रहता है जी, और उसका अनिवार्य घटक है कौन? कार्बन। तो हम जो भोजन करते हैं वो बनने के लिए आवश्यक है कार्बन। यहां तक कि अगर मान लीजिए कि आपका जो वस्त्र है ना, वस्त्र जो निर्मित होते हैं किससे? कपास से निर्मित होते हैं। वास्तव में कपास के जो वस्त्र उपयोग में लाए जाते हैं वो भी बने होते हैं किससे? कार्बन से बने होते हैं। पौधे में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट जो है वो सेलुलोज है, और सेलुलोज का निर्माण क्या कार्बन के बिना हो सकता है? तो आप भोजन की बात करिए, उसमें कार्बन उपस्थित है। आप पहनने वाले कपास के वस्त्रों की बात करिए, उसमें कार्बन उपस्थित है। उसके बाद जो हम घर बनाते हैं किससे? लकड़ी से। उस लकड़ी के भी जो भाग होते हैं वो किन से निर्मित होते हैं? इसके अलावा जब हम बीमार पड़ते हैं, जो दवाई खाते हैं, उस दवाई का भी एक अवयव कौन होता है? कार्बन होता है। उसके बाद हमारे समझिए कि हमारे जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले जितने भी प्लास्टिक है, वास्तव में वो प्लास्टिक किसके बने हुए हैं? कार्बन के बने हुए। उसमें एक कंपोनेंट कार्बन है। तो कार्बन मानव जिंदगी में बहुत अच्छी तरह से रचा बसा तत्व है। आप भोजन की बात करिएगा, उनके अवयव कार्बन के बिना नहीं बन सकते हैं। आप वस्त्र की बात करिएगा, उनके अवयव कार्बन के बिना नहीं बन सकते हैं। बीमार पड़ने पर दवाई का जो इस्तेमाल होता है, दवाई का निर्माण कार्बन के बगैर हो नहीं सकता है। हम अपने आम जिंदगी में जितने भी प्रकार के प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक का निर्माण कार्बन के बिना संभव नहीं है। घर बनाने की जो लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उस लकड़ी के निर्माण में एक आवश्यक अवयव है क्या? कार्बन। तो कार्बन अद्वितीय तत्व है। इसके कई एग्जाम्पल अब आपके सामने आ गया है कि इसे क्यों अद्वितीय तत्व कहते हैं। मानव जिंदगी में इस तरह रसा बचा कोई और तत्व है ही नहीं, कोई और तत्व है ही नहीं दोस्तों। सीधा समझिए कि अगर कार्बन को ही हम निकाल दे इस प्रकृति से, तो पृथ्वी ठीक वैसा ही हो जाएगा जैसा सौर मंडल के अन्य ग्रहों की स्थिति है। सौर मंडल के किसी अन्य ग्रह पर सजीव की उपस्थिति नहीं है।
अगर है भी तो वैज्ञानिकों को अब तक पता नहीं चला है उन बातों को। तो अभी हम यही मानकर चलते हैं कि पृथ्वी ग्रह के अतिरिक्त किसी और ग्रह पर जीवन नहीं है, और पृथ्वी पर भी अगर जीवन लीला की समाप्ति चाहते हैं कि कोई सजीव न रहे, सबका अस्तित्व मिट जाए, तो बहुत कुछ करना नहीं है। 118 तत्वों के श्रेणी में सिर्फ किसको हटा देना है? कार्बन को हटा देना है। हर सजीव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा इस पृथ्वी पर से। पृथ्वी भी चांद मंगल ग्रह की तरह ही हो जाएगा। दोस्तों क्लियर है बात? समझ गए ना? कोई दिक्कत है? तो कार्बन दोस्तों अद्वितीय तत्व है। कार्बन अद्वितीय तत्व। अब यह कार्बन जो है प्रकृति में कई रूप में पाया जाता है, एक रूप में नहीं पाया जाता। कार्बन प्रकृति में कई रूपों में पाया जाता है, और प्रकृति में जो कार्बन कई रूपों में पाया जाता है उस रूप को कहते हैं हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स कहते हैं। अपर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारे प्रकृति में जो कार्बन की उपलब्धता है यह एक रूप में नहीं है, कार्बन की उपलब्धता कई रूपों में है। और कार्बन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। कार्बन के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। अपर रूप की विशेषता ये होती है कि अपर रूप जो होते हैं उनके रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? समान होते हैं, जबकि भौतिक गुण जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रंग, घनत्व, ये सब भौतिक गुण है। ये भौतिक गुण जो होते हैं ये भौतिक गुण क्या होते हैं? असमान होते हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं? असमान होते। प्रकृति में कार्बन की उपलब्धता किसी एक रूप में नहीं है, बल्कि प्रकृति में कार्बन की उपलब्धता कई रूपों में है। प्रकृति में कार्बन के जो भी रूप हैं वे कार्बन के अपर रूप कहलाते हैं, और इस अपर रूप की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके रासायनिक गुण समान होते हैं, भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। और कार्बन ही नहीं, किसी भी तत्व के अगर अपर रूप हैं, एलोट्रॉप्स हैं, तो उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं? असमान होते हैं। तो क्या प्रकृति में कार्बन एक ही रूप में मौजूद है? क्या विभिन्न रूपों में मौजूद है? कार्बन के विभिन्न रूप को कार्बन का अपर रूप कहते हैं। एक तत्व के विभिन्न अपर रूप की क्या विशेषताएं होती है? रासायनिक गुण समान होते हैं, भौतिक गुण भिन्न होते हैं। रासायनिक गुण समान होते हैं, भौतिक गुण भिन्न होते हैं। रासायनिक गुण का मतलब होता है कि भिन्न भिन्न तत्वों से अभिक्रिया करने की प्रवृत्ति, और भौतिक गुण के अंतर्गत बॉइलिंग पॉइंट आते हैं, मेल्टिंग पॉइंट आते हैं, घनत्व आते हैं, तन्यता आते हैं, आघात वर्धनीयता आते हैं। ये सब भौतिक गुण है दोस्तों। तो ये भिन्न होते हैं एक ही तत्व के विभिन्न अपर रूप के। तो आइए अब कार्बन के अपर रूप को समझते हैं दोस्तों। कार्बन के अपर रूप, कार्बन के अपर रूप यानी कि एलोट्रॉप्स। अब कार्बन के अपर रूपों को भी ना दो भागों में बांटा गया है। कार्बन के अपर रूपों को कितने भागों में बांटा गया है? दो रूपों में बांटा गया है। कार्बन के अपर रूपों को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन जिसको हिंदी में कहते हैं क्या? रबेदार। और एक दूसरा है एमोर्फस, एमोर्फस यानी बेरबेदार। तो कार्बन के जो अपर रूप है इसको भी कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, रबेदार और बेरबेदार। कार्बन के एलोट्रॉप्स को दो भागों में बांटा गया है, रबेदार अपर रूप और बेरबेदार अपर रूप। अब इन दोनों में अंतर को समझ लीजिए कि क्रिस्टलाइन और एमोर्फस के बीच अंतर क्या है। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या हुआ? एमोर्फस का मतलब क्या हुआ?
तो आपको इससे पहले क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताए थे कि ठोस जो है दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। एमोर्फस को हिंदी में अक्रिस्टलीय भी कहते हैं। क्रिस्टलीय मतलब होता है कि अणु की निश्चित आकृति, ऐसे पदार्थ जिसके अणुओं की एक निश्चित आकृति हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन। अगर किसी पदार्थ के अणु की आकृति त्रिभुज के समान, वर्ग के समान, आयत के समान, प्रिज्म के समान, पिरामिड के समान है तो निश्चित तौर पर ऐसा पदार्थ कैसा पदार्थ है? क्रिस्टलाइन पदार्थ। तो क्रिस्टलाइन पदार्थ की विशेषता यह होती है कि क्रिस्टलाइन पदार्थ की अणु जो है एक निश्चित संरचना में जुड़े रहते हैं, जबकि एमोर्फस का मतलब यह हुआ कि एमोर्फस पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिसके अणु किसी निश्चित संरचना में जुड़े नहीं रहते। यानी कि क्रिस्टलाइन और एमोर्फस जो है वो अणुओं की सजावट के आधार पर है। अगर किसी पदार्थ के अणुओं की सजावट एक निश्चित ज्यामितीय आकृति के तरह है तो वो क्या है? और अगर किसी पदार्थ के अणुओं की संरचना या अणुओं की आपस में जुड़ने की जो संरचना है उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं है तो वो फिर क्या है? एमोर्फस है। तो कार्बन के जो अपर रूप हैं जिनके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, वे अपर रूप को भी कितने भागों में बांटा गया है? कार्बन के ऐसे अपर रूप जिसके अणु एक निश्चित ज्यामितीय संरचना में जुड़े हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन कहते हैं। कार्बन के ऐसे अपर रूप जो जिसके अणु की संरचना किसी निश्चित आकृति के समान नहीं है, जिग जैग टेढ़े मेढ़े अणु आपस में बंधे हुए हैं, तब ऐसे अपर रूप को क्या कहते हैं? एमोर्फस कहते हैं। क्या कहते हैं? एमोर्फस कहते हैं। एमोर्फस कहते हैं। क्लियर है बात? समझ गए? अब कार्बन के जो क्रिस्टलाइन अपर रूप है इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों हीरा, दूसरा आता है क्या? ग्रेफाइट, और तीसरा आता है क्या? फुलेरीन। तो कार्बन के क्रिस्टलाइन अपर रूप के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन ये क्रिस्टलाइन अपर रूप है। अर्थात निश्चित ही हीरा के अणुओं की एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होगी, ग्रेफाइट के भी अणु एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में बंधे होंगे, फुलेरीन के भी अणु एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में बंधे होंगे, इसीलिए ये क्रिस्टलाइन अपर रूप है। और एमोर्फस के अंतर्गत आते हैं चारकोल, दूसरा क्या आते हैं? कोक, और तीसरा जो है वो आते हैं काजल। चारकोल, कोक और काजल जो है ये कार्बन के ही रूप हैं और ये कार्बन के एमोर्फस एलोट्रोप्स है। अर्थात इन सब का ये सब कार्बन के जो रूप है इनमें परमाणु या इसमें अणु किसी निश्चित आकृति में आपस में बंधे नहीं होते हैं, इसीलिए ये एमोर्फस है। यानी कि अगर देखें तो हमारे प्राकृतिक में कार्बन इन 6 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। हीरा भी कार्बन है, ग्रेफाइट भी कार्बन है, फुलेरीन भी कार्बन है, चारकोल भी कार्बन है, कोक भी कार्बन है, काजल भी कार्बन है, और बृहद पैमाने पर पाया जाने वाला कोयला भी दोस्तों क्या है? कार्बन है। और कोयला भी एक तरह किसका रूप है? एमोर्फस है। कोयला भी कार्बन का कैसा रूप है? एमोर्फस। तो इतने तरह से प्रकृति में कार्बन ही विद्यमान है दोस्तों। ये हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, चारकोल, कोक, काजल, कोयला सब कार्बन के रूप है, सब कार्बन के रूप है। तो इतने तरह से कार्बन हमारे पर्यावरण में उपस्थित है। हीरा भी कार्बन ही है, ग्रेफाइट भी कार्बन है, फुलेरीन भी कार्बन है, मतलब हीरा का भी निर्माण कार्बन परमाणुओं से हुआ है।
ग्रेफाइट का भी निर्माण कार्बन परमाणुओं से हुआ है, फ्लोरीन का भी निर्माण कार्बन परमाणुओं से हुआ है, चारकोल, कोक, काजल, कोयला, सब का निर्माण कार्बन परमाणुओं से हुआ है। ये सब कार्बन के विभिन्न रूप है, ये सब कार्बन के विभिन्न रूप है, ये सब कार्बन के अपर रूप है। और ये सब अगर कार्बन के अपर रूप है तो निश्चित ही इसका रासायनिक गुण क्या होगा? समान होगा। लेकिन इन सब के भौतिक गुण क्या हैं? अलग अलग है। इन सब के भौतिक गुण क्या हैं? अलग अलग। क्लियर बात समझ गए? अब आइए एक एक अपर रूप को देखते जाते हैं कि अपर रूप में क्या क्या खास विशेषताएं मौजूद है। इतना तक समझ गए कि नहीं समझ गए? क्रिस्टलाइन और एमोर्फस को समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब तो समझ गए कि कार्बन कितने तरह से हमारे प्रकृति में विद्यमान है कि नहीं है? अब इसमें कहिएगा कि कार्बन, ये सब कार्बन है। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, चारकोल, कोक, काजल, कोयला, सब अगर कार्बन है तो इन सब में कार्बन का शुद्धतम रूप कौन है? तो इन सब में कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा। हीरा मतलब 100% कार्बन, इसके अतिरिक्त उसमें और कुछ नहीं है। तो कार्बन के विभिन्न अपर रूपों में जो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है, कार्बन के विभिन्न अपर रूपों में कार्बन का जो सबसे शुद्धतम रूप है वो कौन है? हीरा है। हीरा कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है, सबसे शुद्धतम रूप है। और आइए सबसे पहले हीरा को ही पढ़ लेते हैं। हीरा यानी कि डायमंड। डायमंड, और आप जानते हैं कि हीरा प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में ही मौजूद है। भारत में भी हीरा के एक दो खाने हैं। पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में ना, मध्य प्रदेश में पन्ना है। एक बेल्लारी है, कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो एक दो खान हीरा के भारत में भी है। मध्य प्रदेश का पन्ना, कर्नाटक का बेल्लारी वे खान है जहां से हीरा डायरेक्ट मुक्त अवस्था में निकाले जाते हैं। वैसे हीरा के उत्पादन में एक छत्र राज्य दक्षिण अफ्रीका का है। तो सबसे ज्यादा हीरा दक्षिण अफ्रीका में ही निकाले जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में ही हीरा के सबसे बड़े खान है। भारत में एक दो खान ही हीरा का है जहां हीरा निकाले जाते हैं। तो हीरा का गुणों को समझना है कि हीरा में क्या क्या गुण है। तो हीरा का सबसे बड़ा गुण याद रखना है कि हीरा इस प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। सबसे कठोरतम पदार्थ है, सबसे कठोरतम पदार्थ। हीरा से ज्यादा कठोर अगर कोई पदार्थ है भी तो उनका पता अब तक नहीं चला है। प्रकृति में मानव को जितने पदार्थों के बारे में ज्ञान है, उन सब पदार्थों में सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है? हीरा। सबसे कठोरतम पदार्थ। और हीरा इतना कठोर है कि ये कांच जो है, किसी भी तरह के कांच को बड़ी सुगमता पूर्वक काट सकता है। जिस तरह ब्लेड कागज को काट देता है जी, उसी तरह हीरा जो है, हीरा को धारदार बना दीजिएगा तो वो आसानी से कांच को काट देगा। इतनी क्षमता है किसमें? हीरा में। तो हीरा अब तक का सबसे कठोरतम पदार्थ है जो कांच को बड़ी आसानी से सुगमता पूर्वक काट सकता है। और हीरा अगर सबसे कठोरतम पदार्थ है तो इसका कारण क्या? हीरा इतने कठोर क्यों होते हैं? तो हीरा जो कठोर होते हैं, सबसे पहले आप जानते हैं कि हीरा जो है कार्बन के क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स है, रबेदार अपर रूप है। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि हीरा में जो कार्बन के परमाणु होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं।
यानी कि हीरा के जो अणुओं की संरचना देखेगा तो हीरा के अणुओं की संरचना रेगुलर, टेट्रा हेड्रल होता है। हम बताए थे ना कि क्रिस्टलाइन अपरूप की विशेषता होते हैं कि उसके अणु एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में जुड़े होते, निश्चित ज्यामितीय आकृति में जुड़े होते। तो हीरा में जो कार्बन के परमाणु जुड़ करके अणुओं का निर्माण करते हैं वह किस आकृति में जुड़े रहते हैं? रेगुलर टेट्राहेड्रल, रेगुलर टेट्रा, इसको हिंदी में कहते हैं समचतुष्फलकीय। हिंदी में क्या कहते हैं? समचतुष्फलकीय कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हिंदी में? समचतुष्फलकीय कहते हैं। हीरा में कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर जो अणु का निर्माण करते हैं उसकी संरचना रेगुलर टेट्राहेड्रल होता है, समचतुष्फलकीय होता है। और यह भी याद रखना है कि हीरा में दो कार्बन परमाणुओं के बीच की जो बंधन दूरी होती है, दो कार्बन परमाणुओं के बीच की जो बंधन दूरी होती है, यह बंधन दूरी 154 पिकोमीटर, 154 पिकोमीटर। एक पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर माइनस 12 मीटर, 10 के पावर माइनस 12 मीटर होता है। तो हीरा में दो कार्बन परमाणुओं के बीच की जो दूरी होती है, दो कार्बन परमाणुओं के बीच की जो बंधन दूरी होती है 154 पिकोमीटर होता है, 154 पिकोमीटर। और कार्बन परमाणुओं के जो बीच का बंधन है, कार्बन परमाणुओं के जो बीच का बंधन है, ये बंधन जो है दोस्तों, बंधन जो है अत्यधिक मजबूत होते हैं। हीरा में कार्बन परमाणुओं के बीच जो बंधन होते हैं, हालांकि बंधन तो होते हैं, कौन बंधन होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, सहसंयोजी बंधन होते हैं। और यह अत्यधिक मजबूत होते हैं। क्या होते हैं? अत्यधिक मजबूत होते हैं। हीरा के जो सहसंयोजी बंधन है, उस बंधन के मजबूती के कारण ही हीरा अत्यधिक कठोर होते हैं। उस बंधन के मजबूती के कारण ही हीरा अत्यधिक कठोर होते। क्लियर है? बात समझ गए? हीरा इस अब तक ज्ञात सभी पदार्थों में कठोरतम पदार्थ कौन है? अब तक सभी ज्ञात पदार्थों में कठोरतम पदार्थ कौन है? और हीरा इतने कठोर इसलिए होते हैं कि हीरा में जो कार्बन के बीच का सहसंयोजी बंधन है, वह बंधन अत्यधिक मजबूत होता है। और हीरा के कार्बन परमाणुओं के बीच के बंधन अत्यधिक मजबूत होने के कारण ही हीरा क्या है? सबसे कठोरतम पदार्थ है। हीरा क्या है? सबसे कठोरतम पदार्थ है। क्लियर है? बात समझ गए? और हीरा में अणुओं की संरचना कैसी होती है? रेगुलर टेट्राहेड्रल होती है, रेगुलर टेट्राहेड्रल होती है। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ गए? अब आइए हीरा के हीरा का दूसरा सबसे बड़ा गुण है कि हीरा जो है अक्रियाशील होते हैं। हीरा क्या होते हैं? अक्रियाशील होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। हीरा क्या होते हैं? अक्रियाशील होते हैं। अक्रियाशील होते हैं मतलब यह किसी से अभिक्रिया नहीं करते। किसी भी परिस्थिति में हीरा किसी अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करता है। किसी भी परिस्थिति में हीरा किसी अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करता है। हीरा पूर्णतः अक्रियाशील होता है। हीरा पूर्णतः अक्रियाशील होता है। तीसरी विशेषता है कि हीरा किसी भी रासायनिक घोल में नहीं घुलता है। किसी भी रासायनिक घोल में नहीं घुलता है। किसी भी रासायनिक घोल में नहीं घुलता है। आप सोना, चांदी, प्लेटिनम के बारे में भी पढ़े होंगे कि सोना, चांदी, प्लेटिनम भी क्या होते हैं? अक्रियाशील होते हैं। लेकिन सोना, चांदी, प्लेटिनम के बारे में यह पढ़े होंगे कि वह एक प्रकार के अम्लराज वाले विलयन में क्या होते हैं? घुल जाते हैं।
अम्लराज वाले विलयन में घुल जाते हैं, लेकिन हीरा में वे गुण नहीं पाए जाते हैं। हीरा अम्लराज में नहीं घुलता है, एक्वा रिजिया में हीरा नहीं घुलता है, हीरा किसी भी रासायनिक घोल में नहीं घुलता है। वर्तमान में ऐसा कोई सॉल्वेंट नहीं है, वर्तमान में ऐसा कोई सॉल्वेंट नहीं है दोस्तों जिसमें हीरा घुल जाता हो। तो हीरा बिल्कुल अक्रियाशील है, किसी भी परिस्थिति में हीरा किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, और यह किसी भी रासायनिक घोल में नहीं घुलता है, किसी भी रासायनिक घोल में नहीं घुलता है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अगली विशेषता कि हीरा का जो घनत्व है, हीरा का जो घनत्व है 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। यानी कि सामान्य जो कार्बन है दोस्तों, सामान्य जो कार्बन है, ठीक है ना, सामान्य कार्बन की बात करें, सामान्य कार्बन की बात करें तो उसका घनत्व होता है 2.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सामान्य जो कार्बन होता है 100% कार्बन वाला सामान्य कार्बन, उनका में उसका घनत्व होता है 2.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम ही कार्बन के अपर रूप हीरा की बात करें, जो सबसे शुद्धतम रूप है, जो सबसे शुद्धतम रूप है, सबसे शुद्धतम रूप है, उस हीरा का घनत्व 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्लियर बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अगला देखिए कि अपवर्तनांक के बारे में आप समझते हैं ना? अपवर्तनांक समझते हैं? अपवर्तनांक को अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक पदार्थ अपने से होकर गुजरने वाले प्रकाश को कितना अधिक विचलित कर सकता है, इस बात की जानकारी उस पदार्थ के अपवर्तनांक से लगती है। एक पदार्थ अपने से होकर गुजरने वाले प्रकाश को कितना अधिक विचलित कर सकता है, इसकी जानकारी मिलती है पदार्थ के अपवर्तनांक से। एक पदार्थ का जितना अधिक अपवर्तनांक होगा, वह पदार्थ में प्रकाश प्रवेश करने पर उतना ही अधिक विचलित होगा। और अगर अपवर्तनांकों की बात करें दोस्तों, अपवर्तनांकों की बात करें तो सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला पदार्थ भी है, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला पदार्थ भी कौन है? हीरा का जो अपवर्तनांक होता है 2.417 होता है, 2.417 होता है हीरा का अपवर्तनांक। और इतना अधिक अपवर्तनांक वाला किसी भी पदार्थ की खोज अब तक नहीं हुई है। सबसे कठोरतम पदार्थ भी हीरा है, और सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला पदार्थ भी क्या है? हीरा है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला पदार्थ भी क्या है? हीरा है। यानी कि हीरा में जब प्रकाश अंदर चला जाता है तो इतना अधिक विचलित हो जाता है प्रकाश कि फिर वो हीरा से बाहर आ ही नहीं पाता, और हीरा के अंदर प्रकाश फंसा रह जाता है। और हीरा के अंदर जो प्रकाश फंसा रह जाता है, इससे हीरा बहुत तेज और आकर्षक झिलमिलाहट के साथ चमकने लगते हैं। हीरा का अपवर्तनांक बहुत ज्यादा है। अपवर्तनांक ज्यादा होने का मतलब हुआ कि उस पदार्थ से अगर प्रकाश गुजरेगा तो बहुत ज्यादा विचलित होगा। जिस पदार्थ का जितना अधिक अपवर्तनांक होता है, प्रकाश उस पदार्थ से गुजरते वक्त उतना ही अधिक विचलित होता है। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का है। हीरा से अधिक अपवर्तनांक वाले किसी भी पदार्थ की खोज अब तक नहीं हुई है। तो हीरा से होकर प्रकाश जाता है तो इतना अधिक विचलित हो जाता है कि प्रकाश हीरा से बाहर निकल ही नहीं पाता, जिसके कारण हीरा जो है उसमें आकर्षक झिलमिलाहट उत्पन्न हो जाती है। और आकर्षक झिलमिलाहट उत्पन्न करने के कारण हीरा का व्यापक तौर पर इस्तेमाल आभूषण बनाने में किए जाते हैं। हीरा का इस्तेमाल आभूषण बनाने में किए जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है?
अपवर्तनांक बहुत ज्यादा अपवर्तनांक होता है, जिसके कारण प्रकाश की उपस्थिति में हीरा बहुत आकर्षक रंग लिए झिलमिलाते रहते हैं और यही कारण है कि इसका व्यापक तौर पर आभूषणों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लियर है बात, समझ गए? अगली विशेषता हीरा का अगली विशेषता है कि हीरा को अगर हम गर्म करना शुरू कर दे, हीरा को अगर गर्म करना शुरू कर दे, हीरा को अगर गर्म करना शुरू कर दे तो हीरा गर्म करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में क्या हो जाएगा। हीरा को बहुत अधिक गर्म करने पर हीरा किस में बदल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। हीरा वास्तव में क्या है? कार्बन है। हीरा वास्तव में क्या है? कार्बन है। तो हीरा को जब अत्यधिक गर्म करते हैं, हीरा को जब अत्यधिक गर्म करते हैं तो वह किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। हीरा को अत्यधिक गर्म करने पर वह किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता हो जाता है और इसको कहते हैं हीरा का बर्बाद होना। इस प्रक्रिया को कहते हैं हीरा का बर्बाद होना। हीरा का बर्बाद होना, हीरा बर्बाद हो गया मतलब हीरा को गर्म करके उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिणत कर दिए। हीरा का बर्बाद होने का मतलब है कि हीरा को गर्म करके उसे कार्बन डाइऑक्साइड में परिणत कर दिए। लेकिन दोस्तों, अगर हीरा को अगर वायु की अनुपस्थिति में, हीरा को अगर वायु की अनुपस्थिति में 2000 डिग्री सेल्सियस गर्म कर दे, 2000 डिग्री सेल्सियस गर्म कर दे तो यह हीरा किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीरा को डायरेक्ट गर्म करना शुरू करे, हीरा को डायरेक्ट गर्म करना शुरू करे, हीरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाएगा और इस प्रक्रिया को हीरा का बर्बाद होना कहते हैं। और अगर हीरा को वायु की अनुपस्थिति में 2000 डिग्री सेल्सियस गर्म करे, हीरा को वायु की अनुपस्थिति में 2000 डिग्री सेल्सियस गर्म करे तो हीरा किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि हीरा को हम ग्रेफाइट में भी बदल सकते हैं। और हीरा को ग्रेफाइट में कैसे बदल सकते हैं आप जान ही गए हैं। अब आइए कि एक विशेषता और याद रखना है कि हीरा जो है वो अभी क्या देखे कि प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ। हीरा प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। इसलिए यह कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी कि क्या हीरा से होकर विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे कि एक्स किरण हो गया, पराबैंगनी हो गया, पराबैंगनी जिसको अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग मतलब वो तरंग जो निर्वात में भी गमन कर सकते हैं और माध्यम में तो कर ही सकते। तो हीरा अत्यधिक कठोर है। तो क्या हीरा पर एक्स किरणें डालने पर एक्स किरणें हीरा को पार कर पाएगी या पराबैंगनी किरणें हीरा पर डालने पर क्या ये किरण हीरा को पार कर पाएगी? तो बिल्कुल, ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग हीरा के आर पार कर जाती है। विद्युत चुंबकीय तरंग हीरा के आर पार कर जाती है। हीरा इसको रोकने में समर्थ नहीं है। हीरा एक्स किरणों को नहीं रोक सकती है। एक्स किरण पराबैंगनी जैसे विद्युत चुंबकीय तरंग को हीरा को आसानी से पार कर जाता है। और एक विशेषता हीरा का और याद रखना है कि हीरा जो है उष्मा तथा विद्युत का क्या होता है? हीरा उष्मा तथा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। हीरा उष्मा तथा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। हम नॉन मेटल चैप्टर पढ़ रहे हैं और नॉन मेटल में कार्बन पढ़ रहे हैं। कार्बन अधातु है तो कार्बन का अपरूप हीरा भी अधातु है और अधातु विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं?
कुचालक होते हैं। तो हीरा भी कार्बन का अपरूप है, एक अधातु है, ये भी ऊष्मा और विद्युत का क्या है? कुचालक है। हीरा जो है ऊष्मा का भी कुचालक है और विद्युत का कुचालक है। जैसे हम अधातुओं के संदर्भ में जान रहे हैं कि ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते। क्लियर हो गया? तो इतनी जानकारी हमें याद रखनी है। एक क्वेश्चन आ रहा है कि हीरा को कैसे काटा जाता है? हीरा को कैसे काटा जाता है? हीरा को काटा नहीं, तराशा जाता है। क्लियर हो गया? हीरा को काटा नहीं बल्कि तराशा जाता है। चलिए देखिए हीरा के बारे में क्या क्या याद रखना। सबसे पहली बात, हीरा क्रिस्टलाइन अपरूप है। क्या है? क्रिस्टलाइन अपरूप है। और दूसरी बात याद रखना है कि हीरा कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। हीरा कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है और ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। भारत में भी मध्य प्रदेश के पन्ना के खान और कर्नाटक के बेल्लारी के खान से हीरा डायरेक्ट निकाला जाता है मुक्त अवस्था में। हीरा की सबसे बड़ी खासियत कि हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। और हीरा कठोरतम पदार्थ इसलिए कि हीरा में कार्बन के जो बीच बंधन है वो काफी मजबूत है। कार्बन के बीच के बंधन अत्यधिक मजबूत होने के कारण ही हीरा बहुत कठोरतम पदार्थ है। हीरा कार्बन के क्रिस्टलाइन अपरूप, और हम जानते हैं कि क्रिस्टलाइन अपरूप में अणुओं की एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। तो हीरा में कार्बन के परमाणु जुड़कर अणु का जो निर्माण करते हैं उसकी आकृति क्या होती है? रेगुलर टेट्राहेड्रल होती है, समचतुष्फलकीय होती है। क्या होती है? समचतुष्फलकीय होती है। हीरा पूरी तरह से अक्रियाशील है। किसी भी ताप दाब वाली परिस्थिति में हीरा किसी से भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है और न ही हीरा किसी रासायनिक घोल में घुलता है। एक्वा रिजिया जैसे घोल में भी हीरा घुलता नहीं है। एक्वा रिजिया जैसे घोल में भी हीरा घुलता नहीं है। हीरा का घनत्व सामान्य कार्बन के घनत्व से ज्यादा होता है और पदार्थों में सबसे ज्यादा कठोर हीरा है और पदार्थों में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक भी किसका है? अत्यधिक अपवर्तनांक होने के कारण ही हीरा प्रकाश की उपस्थिति में आकर्षक झिलमिलाहट उत्पन्न करते हैं, जिस गुण के कारण इसका इस्तेमाल आभूषणों के तौर पर किया जाता है। हीरा चूंकि कार्बन है इसलिए इसे अत्यधिक गर्म करेंगे तो यह कौन गैस में बदल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाएगा। और हीरा को गर्म कर उसे कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हीरा का बर्बाद होना कहते हैं। क्या कहते हैं? हीरा का बर्बाद होना कहते हैं। और हीरा को अगर वायु की उपस्थिति में बहुत गर्म करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। लेकिन हीरा को वायु की अनुपस्थिति या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में 2000 डिग्री सेल्सियस गर्म करते तो वह किस में बदल जाता है? ग्रेफाइट में बदल जाता है। और बहुत ज्यादा कठोर होने के कारण हम ये नहीं समझ ले कि इससे होकर विद्युत चुंबकीय तरंग पार नहीं कर सकता है, बल्कि कठोर होते हुए भी हीरा से होकर विद्युत चुंबकीय तरंग क्या हो जाते हैं? आर पार हो जाते हैं, आर पार हो जाते हैं। और हीरा ऊष्मा और विद्युत का क्या है? कुचालक। एक बात और जान लीजिए हीरा के बारे में। लगभग सारी बात आप जान चुके हैं। एक बात और जानिए कि कृत्रिम तरीके से भी हीरा को बनाया जाता है। कृत्रिम तरीके से भी हीरा को बनाया जाता है। और कृत्रिम तरीके से हीरा को कैसे बनाया जाता है? कृत्रिम तरीके से हीरा को कैसे बनाया जाता है? तो हीरा बनाने की जो कृत्रिम विधि है, एक तो प्रकृति में डायरेक्ट निकाला ही जाता है, और हीरा बनाने की जो कृत्रिम विधि है उसका नाम है मोएसा विधि। ठीक है, मोएसा विधि। मोएसा विधि
कृत्रिम तरीके से हीरा कैसे बनाया जाता है? मुआयसा विधि से बनाया जाता है। अब याद रखिएगा, अब विधि बहुत कुछ खास है नहीं, आप जान लीजिए इस विधि में क्या होता है, आसानी से जान लीजिए कि इसमें पहले लिया जाता क्या? लोहा, और क्या लिया जाता है? चारकोल, और इसको क्रूसिबल में बंद करके गर्म किया जाता है। कितना डिग्री? 3000 डिग्री। मुआयसा विधि में क्या होता है इसको समझ लीजिए, पहले समझ लीजिए, उतना डिटेल में जानो नहीं है, लेकिन समझ लीजिए कि हीरा बनता कैसे है। अगर कृत्रिम तरीके से हीरा का निर्माण करना है तो कैसे करेंगे? तो कृत्रिम तरीके से हीरा निर्माण करने के लिए हमें क्या क्या लेना है? लोहा और चारकोल लेना है। लोहा और चारकोल को एक क्रूसिबल समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे तो समझिए, बर्तन है जिसमें बंद कर देंगे और गर्म कर देंगे। कितना? 3000 डिग्री सेल्सियस। 3000 डिग्री सेल्सियस गर्म करिएगा, लोहा पिघल जाएगा, क्योंकि लोहा का मेल्टिंग पॉइंट 2500 डिग्री, ठीक है, लगभग कितना है? हाँ, 1535 से है। कितना है? 1535। लोहा का मेल्टिंग पॉइंट 1535 है, हम गर्म कर दिए कितना? तो लोहा क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। लोहा क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। अब लोहा पिघल जाएगा तो उसमें चारकोल घुल जाएगा। लोहा पिघल जाएगा तो उसमें चारकोल क्या होगा? घुल जाएगा। उसके बाद पिघला हुआ लोहा में जब चारकोल घुल जाएगा तो उसको तुरंत क्या कर लेंगे? ठंडा। तुरंत ठंडा कर लेते हैं तो लोहा जो पिघला हुआ है वो ठोस अवस्था में होने लगता है, और चारकोल उसमें क्या हुआ है? घुला हुआ है। चारकोल उसमें क्या है? तो लोहा जो ठंडा होता है ना, तो उसमें चारकोल पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है लोहा। पिघला हुआ लोहा को जब अचानक ठंडा करते हैं तो उसमें जब लोहा पिघलता है तो पिघला हुआ लोहा को तुरंत ठंडा करेंगे तो लोहा ठोस आकार में बदलेगा। ठोस आकार में बदलते बदलते लोहा चारकोल पर अत्यधिक दाब डालता है, और लोहा इतना अधिक दाब डालता है कि चारकोल हीरा और ग्रेफाइट में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। समझे ना प्रक्रिया क्या है? तो यही है मुआयसा विधि। मुआयसा विधि से कृत्रिम तरीके से हीरा बनाया जाता है, जिसमें लोहा और चारकोल को गर्म कर दिया जाता है, जिससे लोहा पिघल जाता है, उसमें चारकोल घुल जाता है। फिर इस लिक्विड को तुरंत ठंडा करते हैं। तुरंत ठंडा करने से लोहा फिर ठोस अवस्था में आने लगता है। लोहा जब ठोस अवस्था में आता है तो उसमें घुला हुआ चारकोल पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, और घुला हुआ चारकोल पर जब अत्यधिक दबाव पड़ता है तो चारकोल हीरा और ग्रेफाइट दोनों में कन्वर्ट हो जाते हैं। हीरा और ग्रेफाइट दोनों में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर हो गया? हीरा समझ गए? हीरा क्या अम्लराज में घुल जाता है? अत्यधिक गर्म करेंगे हीरा को, कौन गैस बनेगा? कार्बन डाई। हीरा उष्मा और विद्युत का क्या है? कुचालक है। हीरा के अणुओं की आकृति कैसी होती है? रेगुलर टेट्राहेड्रल होता है। एक बार हीरा को पढ़ लीजिए, उसके बाद हम दूसरे अपरूप ग्रेफाइट पर आते हैं। ग्रेफाइट चलिए ऑनलाइन वाले दोस्तों बताइए, हीरा समझे कि नहीं पूरी तरह से? एक क्वेश्चन आ रहे थे कि हीरा को काटेंगे कैसे? हीरा को काटने की कोई जरूरत नहीं है। हीरा को क्या किया जाता है? तराशा जाता है। आप ये मत सोचिए कि खान से बड़ा बड़ा हीरा निकलता है और उसको काट काट के तब। तो हीरा जो खानों से प्राप्त होते हैं उसको तराशा जाता है। आप जानते हैं कि हीरा तराशने का सबसे बड़ा जो मार्केट है वो भारत में है। ठीक है, हीरा तराशने का जो सबसे बड़ा उद्योग है वो कहाँ है? भारत में है।
दक्षिण अफ्रीका से व्यापक पैमाने पर बिना तराशा हुआ हीरा को भारत आयात करता है और फिर हीरा को तराशा जाता है और हीरा तराशने का सबसे बड़ा केंद्र गुजरात के सूरत जिले में है। उसको कहा ही जाता है हीरा स्टेट। वैसे सूरत, ठीक है, हीरा के लिए भी प्रसिद्ध है, सूरत साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है, सूरत सूती वस्त्र उद्योगों के लिए भी प्रसिद्ध है। लेकिन हीरा में सूरत में व्यापक पैमाने पर हीरा को तराशा जाता है। और इतने अधिक पैमाने पर हीरा भारत में ही क्यों तराशे जाते हैं, तो इसका भी कारण समझ लीजिए कि हीरा को तराशना एक मानवीय प्रक्रिया है। यह मशीनों से क्रिया नहीं किए जाते। हीरा को जो तराशा जाता है, हीरा का तराशना एक विशुद्ध मानवीय क्रियाकलाप है जो मशीनों के माध्यम से नहीं संभव है। यानी हीरा को मशीनों के माध्यम से तराशा नहीं जा सकता है बेहतरीन तरीके से। हीरा को तराशने के लिए उच्च दक्ष मानव की जरूरी है और हीरा तराशने के कारीगर सबसे ज्यादा कहाँ है, भारत में है। और इसलिए व्यापक पैमाने पर हीरा तराशने का काम भारत में ही होता है। हीरा तराशने के मशीन भी बहुत ज्यादा, यानी मशीन भी है हीरा तराशने का। लेकिन हीरा तराशने वाला मशीन ठीक उसी तरह काम करता है जैसे रोटी बनाने वाला मशीन। क्या रोटी बनाने वाली ढेर सारे मशीन लॉन्च हुए ना, हाँ, तो पता चलता है किसी में रोटी फूलता नहीं, पता चलता है किसी में रोटी बनता नहीं। तो तराशने का काम जो है ना, वह मानव ही अच्छी तरीके से कर सकता है और दक्ष कारीगर सबसे ज्यादा हीरा तराशने का मानव में है। शीशा कैसे कटता है? शीशा उतना ज्यादा तो मजबूत होता नहीं है। शीशा मतलब शीशा, कांच को शीशा नहीं कहते। तो शीशा कैसे काटा जाता है? तो शीशा को काटने के लिए तो बिल्कुल टंगस्टन इस्पात हम ले सकते हैं, इसको हीरा को काट सकते हैं। आइए ग्रेफाइट पर आइए। ग्रेफाइट भी कार्बन के अपरूप है और यह भी क्रिस्टलाइन अपरूप है, यह हम जानते हैं। ग्रेफाइट भी कैसा अपरूप है? आज का राज दरोगा बैच का वर्षगांठ है। चलिए, बहुत लंबा वक्त निकल गया, लेकिन साइंस में लगभग पढ़ा दिए, पूरा बायोलॉजी पढ़ा दिए, पूरा केमिस्ट्री लगभग पढ़ा ही दिए हैं। फिजिक्स भी सोच रहे हैं कम से कम क्वेश्चन तो करवाएंगे। ग्रेफाइट 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 पर आइए। ग्रेफाइट भी आइए। बैच स्लो इसीलिए हुआ कि बहाली आया नहीं, तो इसीलिए स्लो कर दिए। ग्रेफाइट पर आइए। ग्रेफाइट भी क्रिस्टलाइन अपरूप है। ग्रेफाइट भी क्रिस्टलाइन अपरूप है और ग्रेफाइट जो क्रिस्टलाइन अपरूप है, तो क्रिस्टलाइन का मतलब क्या? अणुओं की निश्चित आकृति, अणुओं की निश्चित आकृति। तो अगर ग्रेफाइट में, अगर ग्रेफाइट के अणुओं की आकृति की बात करें तो ग्रेफाइट का होता है हेक्सागोनल लेयर लैटिस। हेक्सागोनल लेयर लैटिस, इसको कहते हैं षटकोणीय जालक। हिंदी में क्या कहते हैं? षटकोणीय जालक। षटकोणीय जालक। तो हीरा के अणुओं की आकृति रेगुलर टेट्राहेड्रल था। हीरा के अणुओं की आकृति रेगुलर टेट्राहेड्रल था और ग्रेफाइट के अणुओं की आकृति क्या होता है? हेक्सागोनल लेयर लैटिस। हेक्सागोनल लेयर लैटिस। और इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो 141.5 पिकोमीटर होता है। 141.5 पिकोमीटर होता है, ठीक है ना। हीरा में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी 154 पिकोमीटर था,
जबकि ग्रेफाइट में दो कार्बन परमाणुओं के बीच की जो बंधन दूरी है, दो कार्बन परमाणुओं की जो बीच की बंधन दूरी है वो 141.5 पिकोमीटर 141.5 पिकोमीटर होता है। अब ध्यान दीजिए कि ग्रेफाइट की पहली विशेषता आप समझ ही गए कि अणुओं की आकृति कैसी है। दूसरी प्रमुख विशेषता कि ग्रेफाइट जो है अत्यंत मुलायम होता है, अत्यंत मुलायम। एक तरफ हीरा अत्यधिक कठोर था, एक तरफ हीरा अत्यधिक कठोर था, उसी दूसरी तरफ ग्रेफाइट जो है अत्यंत मुलायम है, अत्यंत मुलायम। ग्रेफाइट अत्यंत मुलायम होने के कारण इसका इस्तेमाल लुब्रिकेंट बनाने में किया जाता है। ग्रीस इंजनों को या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को घर्षण से बचाने के लिए उसमें ग्रीस लगाए जाते हैं ना, तो वो जो ग्रीस होता है वो ग्रीस किसका बना हुआ है? ग्रेफाइट का। और ग्रीस को जरूर आप लोग देखे होंगे, वो कितने मुलायम होते हैं। तो हीरा भी कार्बन के अपरूप है और ग्रेफाइट भी कार्बन के अपरूप है, लेकिन एक तरफ हीरा इतने ज्यादा कठोर है कि उसे काटा भी नहीं जा सकता, और दूसरी तरफ ग्रेफाइट अत्यंत मुलायम होता है। ग्रेफाइट अत्यंत मुलायम होता है। ग्रेफाइट अत्यंत मुलायम होता है। ग्रेफाइट अत्यंत मुलायम होता है, क्यों होता है इसके कारण को हम जानना चाहते हैं। हीरा अत्यधिक कठोर इसीलिए था कि उसमें कार्बन के बीच की जो बंधन की शक्ति थी वह बहुत ज्यादा थी। और ग्रेफाइट इतना मुलायम इसलिए होता है कि ग्रेफाइट के अणुओं की आकृति जो होती है वो हेक्सागोनल लेयर लैटिस, यानी कि ग्रेफाइट की आकृति कैसी होती है, तो इसमें कार्बन परमाणु का एक लेयर, फिर उसके ऊपर कार्बन परमाणु का दूसरा लेयर, फिर उसके ऊपर कार्बन परमाणु का तीसरा लेयर, और हर लेयर एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, हर लेयर एक दूसरे पर फिसल सकते हैं। इसलिए ग्रेफाइट अत्यंत क्या होता है? मुलायम होता है। अत्यंत क्या होता है? मुलायम होता है। बात को समझे कि नहीं समझे? ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं की जो संरचना है वो परतदार है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु का एक परत होता है, फिर उसके ऊपर कार्बन परमाणु का दूसरा परत होता है, फिर उसके ऊपर कार्बन परमाणु का तीसरा परत होता है। और ग्रेफाइट के संरचना में कार्बन के जितने परत होते हैं सारे परत अर्थात लेयर एक दूसरे पर क्या हो सकते हैं? फिसल सकते हैं। लेयर एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, जिसके कारण यह अत्यंत क्या होता है? मुलायम होता है। अत्यंत मुलायम होता है, और अत्यंत मुलायम होने के कारण ही इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल लुब्रिकेंट बनाने में किया जाता है, ग्रीस बनाने में किया जाता है, ग्रीस बनाने में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा एक बात का कि हीरा अत्यधिक कठोर इसलिए था कि हीरा में कार्बन परमाणुओं के बीच की जो बंधन शक्ति थी वह बहुत ज्यादा थी, लेकिन ग्रेफाइट इसलिए इतना मुलायम नहीं है कि उसका बंधन कमजोर है, बल्कि ग्रेफाइट इसलिए इतना मुलायम है कि ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं के कई लेयर एक के ऊपर एक बने सजे होते हैं, और वह लेयर एक दूसरे पर क्या हो सकते हैं? फिसल सकते हैं। इसलिए ग्रेफाइट इतना ज्यादा मुलायम होता है। ग्रेफाइट इतना ज्यादा मुलायम होता है। अगली विशेषता ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट तीसरी विशेषता कि ग्रेफाइट ऊष्मा तथा विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। अब एक तरफ कार्बन के अपरूप हीरा ऊष्मा विद्युत का क्या था? कुचालक था, और दूसरी तरफ ग्रेफाइट ऊष्मा विद्युत का सुचालक है। ऐसा क्या है? तो है क्या दोस्तों कि कार्बन का अगर देखें तो परमाणु संख्या 6 होता है, और अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन।
ग्रेफाइट जो कार्बन परमाणुओं से बना हुआ है और हीरा भी कार्बन परमाणुओं से बना हुआ है, और कार्बन परमाणु की स्थिति को अगर देखिएगा तो कार्बन परमाणु के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन परमाणु के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कार्बन परमाणु के अंतिम कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन की स्थिति हीरा में अलग है, ग्रेफाइट में अलग है। हीरा में कार्बन के अंतिम कक्षा का चारों इलेक्ट्रॉन बंधित होता है, बंधा हुआ होता है। यानी हीरा में जो कार्बन परमाणु है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के अभाव के कारण ही हीरा उष्मा और विद्युत के कुचालक हैं। लेकिन अगर ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट के कार्बन परमाणु के अंतिम कक्षा में जो 4 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन बंधे रहते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। ग्रेफाइट के कार्बन परमाणु के अंतिम कक्षा के 4 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं। 3 ही इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट का आपस में बंधे होते हैं, 1 मुक्त अवस्था में होते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाने के कारण ग्रेफाइट जो है उष्मा और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। तो हीरा उष्मा और विद्युत के कुचालक है क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। ग्रेफाइट उष्मा और विद्युत का सुचालक है क्योंकि उसमें 1 मुक्त इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया? ग्रेफाइट की अगली विशेषता है कि ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट को कागज पर रगड़ने पर काला निशान छोड़ता है, काला निशान छोड़ता है। 118 तत्व हैं, 118 तत्व। 118 तत्व में एक शीशा मिला था, शीशा को भी कागज पर रगड़ने पर निशान आता है। इससे पहले हम धातु वाले चैप्टर में शीशा के बारे में पढ़े थे। शीशा एक ऐसी धातु थी जिसको कागज पर रगड़ने पर निशान आता था, काला निशान आता था। वही गुण ग्रेफाइट में है। ग्रेफाइट को अगर कागज पर रगड़ेंगे तो कागज पर काला निशान पड़ जाता है, और इसी गुण के कारण ग्रेफाइट का इस्तेमाल पेंसिल बनाने में भी किया जाता है। क्लियर हो गया? तो बहुत कम ऐसे तत्व है जिसको कागज पर रगड़ने पर निशान छोड़ता है। कागज पर रगड़ने पर जिन जिन तत्वों में निशान छोड़ता है उनमें एक शीशा हो गया जो धातु है, और दूसरा कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट है। कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट से कागज पर हम लिख सकते हैं, और इसका इस्तेमाल पेंसिल बनाने में किया जाता है। क्लियर? पेंसिल में जितना देखते हैं ना काला काला, वो क्या है? ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट है। अगली विशेषता समझिए ग्रेफाइट का। आपने हीरा को बहुत अधिक गर्म किए था तो क्या बना था? कार्बन डाइऑक्साइड। हीरा को बहुत अधिक गर्म किए थे तो कार्बन डाइऑक्साइड बना था। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बना था? तो हीरा कार्बन था, जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो उसी तरह अगर हम ग्रेफाइट को भी अगर बहुत अधिक देर तक गर्म करते रहेंगे तो ये भी कौन गैस बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रेफाइट को बहुत अधिक देर तक गर्म करेंगे तो ग्रेफाइट भी कौन गैस देगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। ग्रेफाइट भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। क्लियर है? बातों को समझ गए? ग्रेफाइट के बारे में इतना ही याद रखना है। क्लियर हुआ? बात समझे?
एक बार फिर से देख लीजिए, ग्रेफाइड कार्बन के क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स है, क्रिस्टलीय अपरूप है और इसके अणु की आकृति हेक्सागोनल लेयर लैटिस, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच की बंधन दूरी 141.5 पिकोमीटर होता है। ग्रेफाइड अत्यंत मुलायम पदार्थ है। ग्रेफाइड अत्यंत मुलायम पदार्थ इसलिए है कि ग्रेफाइट की संरचना में कार्बन के कई लेयर एक के ऊपर एक सजे होते हैं, जो आपस में बड़ी आसानी से एक दूसरे पर फिसल सकते हैं, जिसके कारण यह अत्यंत मुलायम होता है। अत्यंत मुलायम होने के कारण ही इसका इस्तेमाल लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक या ग्रीस बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु की स्थिति अन्य अपरूपों के तुलना में थोड़ा भिन्न है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणुओं की स्थिति अन्य अपरूप के तुलना में भिन्न है। वो भिन्न इसलिए है कि ग्रेफाइट में जो कार्बन के परमाणु है उसके अंतिम कक्षा के 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहते हैं, जिसके कारण ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ग्रेफाइट को जब कागज पर रगड़ते हैं तो काला निशान छोड़ता है, और हीरा के बारे में अनुभव होगा ही, हीरा से कागज पर रगड़ेंगे कागज फट जाएगा जी, तो कागज पर ग्रेफाइट से रगड़ने पर काला निशान पड़ता है, और यही कारण है कि इसका इस्तेमाल व्यापक तौर पर पेंसिल बनाने में किया जाता है। पेंसिल जो होते हैं उसके जो काले काले पदार्थ होते हैं जिससे लिखावट होती है, वो कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है, वो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट को बहुत ज्यादा गर्म करने पर हीरा की तरह ये भी क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अब थोड़ा सा ये भी जान लीजिए ग्रेफाइट बनाने की कृत्रिम विधि। ग्रेफाइट बनाने की कृत्रिम विधि, ग्रेफाइट मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। ग्रेफाइट मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं और भारत में भी व्यापक पैमाने पर ग्रेफाइट मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अभी ग्रेफाइट बनाने की कृत्रिम विधि को भी समझ लीजिए। ग्रेफाइट बनाने की जो कृत्रिम विधि है, ग्रेफाइट बनाने की जो कृत्रिम विधि है उसका नाम है एसीचन विधि। कौन विधि? एसीचन विधि। एसीचन विधि, एचीसन विधि। हीरा कृत्रिम तरीके से हीरा बनाने की विधि क्या था? मुएसा विधि। मुएसा विधि और ग्रेफाइट बनाने की जो कृत्रिम विधि है वह कौन है? एसीचन विधि। एसीचन विधि। अब एसीचन विधि से ग्रेफाइट कैसे बनाया जाता है थोड़ा इसको भी समझ लीजिए। एसीचन विधि से बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए बालू और एंथ्रासाइट कोयला। बालू और एंथ्रासाइट कोयला, बालू या एंथ्रासाइट कोयला, सॉरी या नहीं, बालू और एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला आप समझ रहे हैं, कोयला की जो उच्चतम वैरायटी है वह कौन है? जिसमें 90 से 92% कार्बन की मात्रा होती है। 90 से 92% कार्बन की मात्रा होती है। तो बालू और एंथ्रासाइट कोयला के द्वारा एसीचन विधि से ग्रेफाइट तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है? तो सबसे पहले बालू और एंथ्रासाइट कोयला को गर्म किया जाता है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इतने ज्यादा ये है आपका एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला यानी कि कार्बन, ये जब आपस में अभिक्रिया करता है तो बनता है सिलिकॉन कार्बाइड। क्या बनता है? सिलिकॉन कार्बाइड और कार्बन मोनोक्साइड। सिलिकॉन कार्बाइड और कार्बन मोनोक्साइड बनता है। सिलिकॉन कार्बाइड और कार्बन मोनोक्साइड। ठीक है, बैलेंस हुआ जी? नहीं बैलेंस हुआ। यहां दो देते हैं, बैलेंस हो गया। क्लियर हुआ? कार्बन ज्यादा हो गया ना।
तो यहाँ 3 दीजिए, यहाँ 2 दीजिए, हुआ है? हो गया ना? तो बालू और एंथ्रासाइट कोयला को मिलाकर खूब गर्म किए तो बना सिलिकॉन कार्बाइड। यह है सिलिकॉन कार्बाइड। और सिलिकॉन कार्बाइड को जानते हैं कृत्रिम हीरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि सिलिकॉन कार्बाइड भी हीरा के तरह ही कठोर होता है। और फिर सिलिकॉन कार्बाइड जो है ये टूटकर सिलिकॉन और कार्बन में बदल जाते हैं। और ये जो कार्बन देख रहे हैं वास्तव में ये क्या है? आपका ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट। तो कृत्रिम तरीके से ग्रेफाइट का निर्माण एसीचन विधि से किया जाता है। एसीचन विधि से ग्रेफाइट निर्माण करने के लिए बालू और एंथ्रासाइट कोयले की आवश्यकता है। एसीचन विधि में बालू और एंथ्रासाइट कोयले को मिलाकर आपस में बहुत गर्म करते हैं, जिससे सिलिकॉन कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। और अंततः सिलिकॉन कार्बाइड आपस में टूट जाते हैं या सिलिकॉन कार्बाइड अपघटित होकर हमें सिलिकॉन और ग्रेफाइट प्रदान करते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड इतने अधिक ताप पर पुनः अपघटित होकर डिकम्पोज होकर हमें सिलिकॉन और ग्रेफाइट प्रदान करते हैं। ये जो सिलिकॉन कार्बाइड है इसकी कठोरता काफी ज्यादा होती है। हीरा इतना तो नहीं होती है लेकिन काफी ज्यादा होती है। सिलिकॉन कार्बाइड की कठोरता बहुत ज्यादा होने के कारण, सिलिकॉन कार्बाइड की प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा होने के कारण इसे हम किस नाम से भी जानते हैं? कृत्रिम हीरा के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कृत्रिम हीरा के भी नाम से जानते हैं। क्लियर है? बात समझ गए? तो हीरा क्लियर हो गया, ग्रेफाइट क्लियर हुआ। ग्रेफाइट को एक बार देख लीजिए सरसरी निगाह से। उसके बाद हम तीसरे अपरूप पर आएंगे। फुलेरीन पर। आ जाइए, अब इसको समझ लीजिए। फुलेरीन ये सबसे नवीनतम खोजा गया अपरूप है और फुलेरीन भी क्रिस्टलाइन अपरूप है। फुलेरीन भी क्रिस्टलाइन अपरूप है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए इसका जो खोज है, सबसे पहले बकमिस्टर फलर ने किया था। ये अमेरिका के बहुत बड़े इंजीनियर थे और इंजीनियर के साथ साथ ये एक बहुत बड़े दार्शनिक भी थे, फिलोसफर जिसको कहते हैं। तो फुलेरीन की खोज अमेरिकन इंजीनियर बकमिस्टर फलर ने किया था और बकमिस्टर फलर के खोज के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा? फुलेरीन पड़ा। अब फुलेरीन जो है उसमें एक फुलेरीन के अणु में कार्बन के 60 परमाणु होते हैं, इससे भी अधिक होते हैं। लेकिन बकमिस्टर फलर के द्वारा जो सबसे पहले फुलेरीन खोजा गया, उस फुलेरीन के एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु थे? 60 परमाणु थे। 60 परमाणु। तो कार्बन के ढेर सारे परमाणु जुड़ करके फुलेरीन के एक अणु का निर्माण करते हैं। कार्बन के 60 परमाणु आपस में जुड़कर फुलेरीन के एक अणु का निर्माण करते हैं, फुलेरीन का एक अणु का निर्माण करते हैं।
तो बहुत अधिक कार्बन परमाणुओं से मिलकर फ्लोरीन की अणुओं की संरचना बनती है। और चूंकि फ्लोरीन भी एक प्रकार का क्रिस्टलाइन अपरूप है, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स है, इसलिए इसके भी अणुओं की एक खास संरचना होगी। हीरा का रेगुलर टेट्राहेड्रल था, हीरा का रेगुलर टेट्राहेड्रल था। ग्रेफाइट का हेक्सागोनल लेयर लैटिस था, हेक्सागोनल लेयर लैटिस था। तो चूंकि यह भी एक क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स है तो इसके भी अणु की संरचना होगी, और इसकी संरचना जो होती है दोस्तों, एकदम इसकी जो अणु की संरचना होती है फुटबॉल की तरह होती है। किसकी तरह? फुटबॉल की तरह, जिसको बकी बॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बकी बॉल भी कहते हैं। या इसके अणुओं की संरचना को एक और नाम से जाना जाता है, जियोडेसिक डोम। जियोडेसिक डोम। तो फ्लोरीन के अणुओं की जो आकृति होती है, यानी कि फ्लोरीन के अणु में कार्बन के 60, 70, 80 इससे भी ज्यादा कार्बन के परमाणु मिलकर एक फुटबॉल के समान आकृति बनाती है, एक फुटबॉल के समान आकृति बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन के अणुओं की जो आकृति होती है वो फुटबॉल की तरह होती है, और इस आकृति को दो और नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना। एक बक्की बॉल और दूसरा जियोडेसिक डोम। बक्की बॉल और जियोडेसिक डोम, बक्की बॉल और जियोडेसिक डोम। क्लियर हो गया? फिलहाल यह नवीनतम खोजा गया अपरूप है। यह कैसे बनाए जाते हैं इसको समझ लीजिए। इसको बनाने के लिए ग्रेफाइट को गुजारा जाता है इलेक्ट्रिक आर्क से। किससे गुजारा जाता है? इलेक्ट्रिक आर्क से। कितना डिग्री सेल्सियस पर? 300 से 400 डिग्री सेल्सियस पर। और निर्माण होता है किसका? फ्लोरीन का। किसका निर्माण होता है? तो फ्लोरीन का निर्माण कैसे होता है? ग्रेफाइट को विद्युत आर्क से 300 से 400 डिग्री सेल्सियस पर गुजारने पर फ्लोरीन का निर्माण होता है। और ये जो फ्लोरीन का निर्माण होता है इसमें कार्बन के 60 परमाणु मिलकर फ्लोरीन के एक अणुओं का निर्माण करते हैं। फ्लोरीन के 60 परमाणु मिलकर फ्लोरीन के एक अणुओं का निर्माण करते हैं। तो बस इतना ही याद रखना है कि फ्लोरीन कार्बन का एक क्रिस्टलाइन अपरूप है, और इसका खोज सबसे पहले बकमिस्टर फलर ने किया था, जिसके कारण इसका नाम फ्लोरीन पड़ा। फ्लोरीन क्रिस्टलाइन अपरूप है। तो इसके अणु की आकृति कैसी होती है? तो ग्रेफाइट हीरा के अणुओं से बिल्कुल भिन्न इसके अणु की आकृति एक फुटबॉल के समान होती है, जिसे बक्की बॉल डिजाइन या जियोडेसिक डोम डिजाइन भी कहा जाता है। इसका निर्माण ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क में गुजारने से होता है। इलेक्ट्रिक आर्क में ग्रेफाइट को 300 से 400 डिग्री सेल्सियस गुजारेंगे, तब जाकर किसका निर्माण होगा? फ्लोरीन का। क्लियर हो गया? वर्तमान समय में फ्लोरीन का जो उपयोग किया जा रहा है, फ्लोरीन के बारे में अभी भी अनुसंधान चल रहे हैं कि इनका इस्तेमाल किन क्षेत्रों में व्यापक तौर पर हो सकता है। फिलहाल कैंसर के रोगी को जो बचाने के लिए एंटी ट्यूमर दवाई बनाए जाते हैं, उस एंटी ट्यूमर दवाई बनाने में फ्लोरीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैंसर के रोगियों को बचाने के लिए जो एंटी ट्यूमर दवाई बनाए जाते हैं उसमें फ्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। और एक बार दोस्तों कि हम जब हीरा पढ़ रहे थे तो हीरा के बारे में क्या समझे थे? हीरा के बारे में समझे थे कि हीरा किसी से अभिक्रिया नहीं करता, किसी से अभिक्रिया नहीं करता। हीरा बिल्कुल अक्रियाशील है, बिल्कुल नॉन रिएक्टिव है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन ग्रेफाइट और फ्लोरीन की स्थिति वो वाली नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया ग्रेफाइट भी करते हैं। ग्रेफाइट सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। हीरा किसी से अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन वो वाली स्थिति ग्रेफाइट और फ्लोरीन की नहीं है।
ग्रेफाइट सांद्र नाइट्रिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। उसी तरह फुलेरिन भी कई धातुओं से अभिक्रिया करते हैं, लेकिन एक अभिक्रिया आपको याद रखना पड़ेगा। फुलेरिन जो है वह पोटेशियम से अभिक्रिया करता है और पोटेशियम से अभिक्रिया करके पोटेशियम बकाइड का निर्माण करते हैं। दोस्तों इसको पढ़ते हैं पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम बकाइड, पोटेशियम बकाइड पढ़ते हैं, पोटेशियम बकाइड। तो फुलेरिन कई धातुओं से अभिक्रिया करता है और इस अभिक्रिया को याद रखना जरूरी है कि फुलेरिन पोटेशियम से अभिक्रिया करके पोटेशियम बकाइड का निर्माण करता है। फुलेरिन पोटेशियम से अभिक्रिया करके पोटेशियम बकाइड का निर्माण करते हैं। और पोटेशियम बकाइड का नाम इसलिए याद रखना है कि पोटेशियम बकाइड एक सुपर कंडक्टर है, एक अतिचालक। और ये कितने डिग्री सेल्सियस पर अतिचालक का काम करता है? 18 डिग्री सेल्सियस पर फुलेरिन पोटेशियम बकाइड जो है इसकी प्रतिरोधकता बिल्कुल समाप्त हो जाती है और यह सुपर कंडक्टर में बदल जाते हैं। और सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल आजकल व्यापक तौर पर किए जाते हैं कई क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्षेत्र में और भी कई अनुसंधानों में सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है। और यह पोटेशियम बकाइड 18 डिग्री सेल्सियस पर क्या बन जाता है? अतिचालक बन जाता है। क्लियर है बात? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? तो ग्रेफाइट हो गया, फुलेरिन हो गया और हीरा हो गया। अब ध्यान दीजिए कि कार्बन के जो अक्रिस्टलीय अपरूप है, अक्रिस्टलीय का मतलब बेरबेदार, बेरबेदार कह दीजिए या अक्रिस्टलीय कह दीजिए या फिर अंग्रेजी में एमोर्फस कह दीजिए, बात बराबर। तो अक्रिस्टलीय का मतलब अणुओं की कोई विशेष संरचना नहीं होना, अणुओं की कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होना ही अक्रिस्टलीय या बेरबेदार कहते। तो कार्बन के जो अक्रिस्टलीय अपरूप है, अक्रिस्टलीय अपरूप है, इसमें आते हैं क्या? चारकोल। दूसरा क्या आते हैं? कोक। और तीसरा क्या आते हैं? काजल। और आप कोयला को भी क्या मान सकते हैं? अक्रिस्टलीय अपरूप ही मान सकते हैं, अक्रिस्टलीय अपरूप ही मान सकते हैं। तो ये अक्रिस्टलीय अपरूप। अब इसको कैसे बनाए जाते हैं? तो चारकोल को बनाया जाता है कि अगर हम लकड़ी या हड्डी का क्या कर दे? भंजन आसमन कर दे तो हमें बनकर तैयार होगा क्या? चारकोल। लकड़ी का भंजन आसमन करेंगे तो लकड़ी वाला चारकोल और हड्डी का भंजन आसमन करेंगे तो हड्डी वाला चारकोल। भंजन आसमन अंग्रेजी में कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और भंजन आसमन क्या है इसको भी समझ लीजिए कि जब हम किसी पदार्थ को वायु की सीमित मात्रा में यानी पर्याप्त हवा या ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं, जब किसी पदार्थ को वायु की बहुत सीमित मात्रा में, परिभाषा दिया हुआ है आपके नोट में, जब हम किसी पदार्थ को वायु या ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में बहुत तेजी के साथ गर्म करते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? भंजन आसमन कहलाता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है। भंजन आसमन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वह प्रक्रिया है जब किसी पदार्थ को हवा या ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा में बड़ी तेजी के साथ गर्म किया जाता है। तो चारकोल कैसे बनाया जाता है? तो लकड़ी का भंजन आसमन करके लकड़ी वाला चारकोल, हड्डी का भंजन आसमन करके हड्डी वाला चारकोल। लकड़ी वाला चारकोल का इस्तेमाल
उद्योगों में ईंधन के तौर पर किया जाता है। हड्डी वाला चारकोल का इस्तेमाल चीनी को रंगविहीन करने में किया जाता है। चीनी जो देखते हैं उजले उजले, वास्तव में वो काले काले होते हैं। गन्ना के रस देखे हैं ना जी, गन्ना का रस का कलर कैसा होता है? काला। और उसी गन्ना के रस से तैयार होते हैं चीनी, और चीनी भी होते हैं काले काले। इसलिए चीनी को बिल्कुल साफ करने के लिए हड्डी चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है। हड्डी चारकोल, समझ रहे ना? हाँ, सही बात है। चीनी बनाने की प्रक्रिया इतनी गंदगी से भरा हुआ है कि आप जो चले जाइएगा, दौरा कर लीजिएगा, तो चीनी खाने से मन उब जाएगा आपका, ठीक है ना? और वैसे भी चीनी बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। और दूसरा है आपका क्या? कोक उच्च क्वालिटी का जो कोयला होता है, जैसे एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, उस कोयला का भंजन आसमन करिएगा तो क्या बनेगा? कोक। काजल भी कई प्रोसेस के द्वारा कोयले के भंजन आसमन से ही तैयार किए जाते हैं। अब कोयला तैयार करने की कोई जरूरी है ही नहीं, प्रकृति में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कार्बन की जो अक्रिस्टलीय अपरूप है, कार्बन के जो अक्रिस्टलीय अपरूप है, इस अक्रिस्टलीय अपरूप का मतलब इसके अणुओं की कोई निश्चित आकृति नहीं है। आप हीरा का देखिए हेक्सागोनल रेगुलर टेट्राहेड्रल था, ग्रेफाइट का हेक्सागोनल लेयर लैटिस, फुलेरिन का फुटबॉल की तरह था। तो ये जो चारकोल है, कोक है, काजल है, कोयला है, ये कार्बन के ही रूप हैं, ये कार्बन के ही रूप है, लेकिन ये अक्रिस्टलीय रूप है। यानी कि इनमें कार्बन कार्बन जुड़कर जो अणु का निर्माण करते हैं उसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। और इस अक्रिस्टलीय अपरूप का निर्माण अधिकांशतः किस प्रोसेस के द्वारा होता है? भंजन आसमन के द्वारा होता है। भंजन आसमन का मतलब आप समझे कि नहीं समझे? वायु की सीमित मात्रा में या ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में किसी पदार्थ को बहुत तेजी के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? भंजन आसमन कहते हैं। क्या कहते हैं? भंजन आसमन। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब कार्बन देख ही लिए हैं, अब थोड़ा सा समझना है कार्बन के ऑक्साइड के बारे में। कार्बन के ऑक्साइड के बारे में। कार्बन के 3 प्रमुख ऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन सब ऑक्साइड। इसको पढ़ते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड। क्वेश्चन बनाते जाइएगा, पूरा डिटेल में बता रहे हैं। तो कार्बन के 3 ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बना हुआ पदार्थ ऑक्साइड कहलाता है। तो कार्बन के 3 ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और C3O2 को हम कार्बन सब ऑक्साइड पढ़ते हैं। कार्बन सब ऑक्साइड पढ़ते हैं। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में कोई ज्यादा जानने की जरूरी नहीं है। हमें याद रखना है सिर्फ यही कि कार्बन सब ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? C3O2। कार्बन सब ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला क्या होता है? C3O2। आइए सबसे पहले समझते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या रंगहीन, स्वादहीन और मीठी सुगंध वाली गैस है, ठीक है ना? कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में सबसे पहले जानना है कि यह कलरलेस है, टेस्टलेस है, लेकिन इसकी सुगंध जो होती है ना, इरिटेट करने वाला नहीं होता है, इरिटेट नहीं हो सकती। इसकी सुगंध मीठी होती है, मीठी सुगंध वाली,
मीठी सुगंध वाली गैस है, मीठी सुगंध वाली गैस है। और यह विषैली गैस, विषैली गैस। कई प्रदूषक गैस है, प्रदूषक गैस ढेर सारे हैं, लेकिन वायुमंडल के जितने भी प्रदूषित गैस है उसमें सबसे ज्यादा विषैला कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सबसे ज्यादा विषैला। अब कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा विषैला क्यों है, यह बात आप समझ लीजिए। सबसे पहले कि इसमें इरिटेट करने वाला गंध होता नहीं है, इसकी गंध मीठी होती है, यानी शरीर में जाए तो शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा इसके विरुद्ध। सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन जैसे कई हानिकारक गैस है, अमोनिया कई हानिकारक गैस है, लेकिन अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन जैसे गैस जो मानव शरीर के लिए विषैले हैं, उन गैसों में बहुत तेज गंध होती है। और जब भी वो गैस हमारे शरीर में जाते तो हमारा शरीर प्रतिक्रिया दिखाता है और हम वहां से हट जाते हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ऐसी व्यवस्था नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड में मीठी सुगंध होती है और इसलिए जब ये हमारे शरीर के भीतर जाता है तो जाते ही रहता है, शरीर कोई प्रतिक्रिया दिखाता। इसलिए जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड वाले वातावरण में जाएंगे तो हमारे शरीर के भीतर पर्याप्त रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंच जाएगा और हमारा शरीर प्रतिक्रिया भी, क्योंकि गंध इसकी मीठी है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की सबसे बड़ी खासियत है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया ऑक्सीजन के तुलना में 220 गुना ज्यादा तेजी के साथ करता है। यानी कि हमारे रक्त का हीमोग्लोबिन जितना समय में एक ऑक्सीजन अणु से रिएक्ट करेगा, उतना समय में हीमोग्लोबिन 220 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर सकता है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर के रक्त से हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करने की जो प्रवृत्ति है वो ऑक्सीजन के तुलना में 220 गुना ज्यादा है, 220 गुना ज्यादा। इसलिए जब कभी सांस के माध्यम से कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे फेफड़ा में पहुंचते हैं तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़कर किससे रिएक्ट करने लगते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करने लगते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करने लगते हैं। और हीमोग्लोबिन को जहां जहां ऑक्सीजन पहुंचानी चाहिए वहां वहां क्या पहुंचाने लगता है? और श्वसन तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में श्वसन संभव है। जबकि हीमोग्लोबिन हर जगह क्या पहुंचा दिया है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे लोगों की तरप तरप कर मौत हो जाती है, तरप तरप कर। कार्बन मोनोऑक्साइड का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ठंड के समय घर को चारों तरफ से बंद करके जो अलाव जलाते हैं, उस समय अलाव के जलने से कौन गैस बनता है? अब ध्यान दीजिए, किसी भी कार्बन युक्त ईंधन को, किसी भी कार्बन युक्त ईंधन को, किसी भी कार्बन युक्त ईंधन को, जैसे कि लकड़ी हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, चारकोल हो गया, किसी भी कार्बन युक्त ईंधन को अगर आप वायु के अपर्याप्त मात्रा में, वायु के अपर्याप्त मात्रा में जलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। पर्याप्त मात्रा में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन अगर किसी भी कार्बन युक्त ईंधन को वायु के अपर्याप्त मात्रा में जलाते हैं तो क्या बनते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं। तो क्या होता है कि ठंड के समय जब लोग घरों को बंद कर लेते हैं, वेंटिलेटर से लेकर खिड़की तक को बंद कर लेते हैं, तो बाहर से हवा आना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। बाहर से हवा आना बंद हो गया तो ऑक्सीजन भी आना क्या हो गया? और उसके बाद ठंड के समय लोग घर के खिड़की, वेंटिलेटर उसको भी बंद कर दिया और ऊपर से अंदर अलाव जलाता है। अलाव जल रहा है, जल तो रहा है, पर्याप्त हवा आ नहीं रहा है, तो वायु की क्या होगी? अपर्याप्त मात्रा, और जलकर क्या बनने लगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, आपका शरीर प्रतिक्रिया भी नहीं करेगा, मीठी सुगंध वाली गैस है, आराम से अलाव तापते रहता है।
और एक समय जब शरीर में व्यापक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंच जाता है तो फिर तड़पने लगता है, तड़पने लगता है और अंतिम में तड़पते तड़पते मौत हो जाती है। कई घटना आप ठंड के समय सुने होंगे। और हल्ला क्या करता कि भूत आया, गला दबा दिया। और एक घटना तो हम प्रत्यक्षदर्शी है, प्रत्यक्षदर्शी अंदर में यही हो रहा था। और मकान मालिक जो था सबको कहा कि कोई अलाव नहीं जलाएगा, सब रेंटर को बोल दिया था। तो रेंटर भी क्या करेगा, वो भी सब तरफ से बंद करके अलाव जला दिया, जला दिया। उसके बाद मजा ले रहा है अलाव का। अचानक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भर गया। उसके बाद सब अंदर में फरफराने लगा। एगो जो है ना केबाड़ खोलकर बाहर भागा, बाहर हवा पर्याप्त सांस लिया तो उसको लगा बच गया। अंदर में तब तक 3-4 तक तरफ तरफ कर बेहोश हो गया, हालांकि सबका सब बच गया। और सुबह हल्ला क्या हुआ कि 2 गो भूत घुसा था। ठीक है, 2 गो भूत घुसा। तो हम घर से निकले तब मेरा गला छोड़ा। प्रत्यक्ष घटना। अब रूम मालिक भी टेंशन, गले ने पकड़ लिया था। और उसके बाद जो है रूम मालिक जो बहुत बड़ा बाबा को बुलाए, हम भी उसी में रहते थे। अब बाबा को हम तो जानते थे, हम बोलते नहीं कि बोलेंगे हम ही को पागल साबित कर देगा। ठीक है, तो बुलाया। अब वो भी तरह तरह का इलाज करने लगा। कहा कि छोटा मोटा हवन से काम नहीं चलेगा, ठंड के समय पर को पड़ा है। और 2-3 गो चिन्ह दिखा दिया, ये देखिए चिन्ह जो है। तो इस तरह के घटना होते। तो कार्बन मोनोऑक्साइड समझ गए ना। तो इतनी बात याद रखना है। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्या कोई दिक्कत होगा नहीं। तो कार्बन समाप्त माने, कार्बन के बाद देखिए क्या है। अरे नाइट्रोजन भी तो बहुत बड़ा टॉपिक है, ये तो कार्बन से भी बड़ा है। चलिए, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, 3-4 क्लास और लगेगा। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया 2 क्लास, ऑक्सीजन सल्फर 3-4-5 क्लास और लगेगा। चलिए, CO उदासीन अम्लीय, CO उदासीन होता है, CO उदासीन होता है दोस्तों। ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हैं आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार पुलिस का बैच आज से स्टार्ट हो रहा है 3 से 5 दोपहर न्यूज सेंटर पर। जो दरोगा का बैच कर रहे हैं उसे बिहार पुलिस का करने का कोई जरूरी नहीं है, यही चीज पढ़ाएंगे शॉर्ट में। केमिस्ट्री कब समाप्त होगा, हो गया है, अब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे बस। नहीं, बिहार पुलिस का बैच आप लोग को क्या करना है झूठ मूठ का, यही जो पढ़ाए हैं उसको बार बार देखिए, प्रश्नों को याद करिए। अनुभार कितना होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन का 12 mu, ऑक्सीजन का 16 mu, तो 28 mu कार्बन मोनोऑक्साइड का अनुभार 28 mu हो जाएगा। ठीक है, तो अनुभार हो जाएगा 28 mu। ये ओल्ड सेंटर पर क्लास चलता है, ये जो आपका भी बैच चल रहा है ये ओल्ड सेंटर पर चलता है।
चलिए, कविता सैनी का एक एक्सपायर कर गया है, कोई दिक्कत नहीं, आपके भाग में दरोगा बनना लिखा हुआ है। साइंस में घटना चक्र लेना जरूरी नहीं, साइंस में घटना चक्र लेने की कोई जरूरी नहीं है। हमारे मटेरियल के जो प्रश्न है वही काफी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में नाइट्रोजन के साथ।